आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा, वो बात बाहर आ गई है। अरविंद केजरीवाल की आदत है कि वो दूसरों पर तो खूब आरोप लगाते हैं, लेकिन अपनी बात छुपा लेते हैं। हालांकि अब आपको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उससे अरविंद केजरीवाल की नींद गायब हो गई है। अब दिल्ली में हार देख अरविंद केजरीवाल देश भर के वॉलेंटियर्स से चुनाव में समय देने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो कुछ महीने छुट्टी लेकर दिल्ली चुनाव में समय दे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम पिछले 2 सालों में सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। दर्शकों, भ्रष्टाचार से लेकर शीश महल को लेकर हुए खुलासे से अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर हैं। हर बार चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपने आप को आम आदमी कहकर लोगों को ठग लेते थे, लेकिन इस बार दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की असलियत जान गए हैं कि वो आम आदमी नहीं बल्कि कितने खास आदमी हैं। अपने परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल शीश महल में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। दर्शकों, आप लोग खुद ही सोचिए कि 12-12 लाख के टॉयलेट सीट पर पैखाना करने वाले और करोड़ों के पर्दा लगवाने वाले अरविंद केजरीवाल आम आदमी कैसे हो सकते हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा ये भी बताएंगे आपको कि कैसे राहुल गांधी खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गए हैं, जिसके बाद वो सफाई देते फिर रहे हैं, और कैसे सीजेआई ने अपने विरोधियों को दे दिया है करारा जवाब। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल शीश महल के मामले में घिरे हुए हैं। शीश महल को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उससे आप बैकफुट पर है। दिल्ली के लोगों ने देख लिया है कि कैसे आम आदमी बनने वाले अरविंद केजरीवाल सत्ता मिलते ही खास आदमी बनकर शीश महल में रईसों की तरह परिवार के साथ रह रहे थे, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे सब चौंक गए हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर हम चुनाव जीत गए तो बिजली पानी का बिल माफ कर दूंगा, लेकिन दोस्तों समझने की जरूरत यह है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के शासन में लगभग 10 साल रह गए, लेकिन काम के मामले में वो 0 सन्नाटा ही है। दोस्तों, आज अगर दिल्ली के हालात पर आप नजर डालो तो प्रदूषण के हाल दिल्ली में वही है। वहीं पानी के मामले में भी आप सरकार फेल है। दिल्ली वालों को आपकी सरकार साफ पानी भी नहीं पिला पा रही है। वहीं गर्मी के दिन में पानी की भी किल्लत हो जाती है। वहीं बिजली का बिल किसी का ज्यादा आ रहा है तो किसी का कम आ रहा है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि अगर फिर से दिल्ली की सत्ता में आ गई आपकी सरकार तो दिल्ली वालों को क्या मिलेगा। इस मामले में बीजेपी ने खुलासा कर आपको घेर लिया है। दरअसल बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि अगर फिर से इनकी सरकार बन गई तो एक बात तो तय है कि दिल्ली की जनता को भारी भरकम बिजली बिलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आप सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इनकी लापरवाही की वजह से दिल्ली की जनता पर दोहरी मार पड़ी है और जनता पर 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ लाद दिया गया है। बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि दिल्ली की जनता के साथ कब तक ऐसा विश्वासघात होता रहेगा। मीडिया से बात करते हुए बांसुरी स्वराज ने कहा है कि ये बात तो निश्चित है कि अगर चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार चुनकर आ गई तो दिल्ली की जनता को बहुत ज्यादा बड़े और भारी बिजली के बिलों का सामना करना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की लापरवाही के कारण दिल्ली में दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ तो इन्होंने रेगुलेटरी एसेट्स की अनुमति दे दी, इसके बाद बांसुरी स्वराज कहती हैं कि ये है टैरिफ पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यानी दिल्ली सरकार के लिए ये एक बाध्यकारी डॉक्यूमेंट है। इसकी धारा 8.2.2 कहता है कि रेगुलेटरी एसेट्स की जो परमिशन है वो बहुत ही रेयर केस में देनी चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए। बांसुरी स्वराज ने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में ऐसा क्या था कि दिल्ली सरकार ने रेगुलेटरी एसेट लगाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही ये क्लॉज ये भी कहता है कि आपको इसकी रिकवरी 7 वर्षों के अंदर करनी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने रेगुलेटरी एसेट्स की रिकवरी के लिए कोई कदम नहीं उठाए और इसके कारण दिल्ली की जनता पर 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज लाद दिया है। बांसुरी स्वराज ने यह भी कहा कि उस पर दोहरी मार इसलिए है कि डिस्कॉम को जो पैसे दिल्ली सरकार को देना था, यानी जो दिल्ली की जनता का पैसा है, वो 26,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने उसको रिकवर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
मैं पूछना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी से और माननीय अरविंद केजरीवाल जी से कि आप कब तक दिल्ली की जनता के साथ इस तरह का विश्वासघात करेंगे। आपको दिल्ली में सत्ता भोगने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली की जनता अब बहाने नहीं बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी का प्रचार नहीं परिणाम चाहती है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि किसी भी हाल में दिल्ली की जनता ने फिर से अरविंद केजरीवाल को मौका दे दिया तो दिल्ली का हाल बेहाल होने वाला है। विपक्ष के नेताओं की आदत है कि वो हर मुद्दे को अपने हिसाब से भुनाने की कोशिश करते हैं। विपक्ष के नेता हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं, लेकिन देश के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जिनका लास्ट वर्किंग डे 8 नवंबर को था, उन्होंने जाते जाते विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। विपक्ष के नेता हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते रहते हैं। कोर्ट से लेकर दूसरे संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष के नेता जमकर निशाना साधते हैं। अगर विपक्ष के पक्ष में फैसला हुआ तो ठीक, वहीं अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आए तो वो उस पर सवाल उठा देते हैं। वहीं पीएम मोदी जब सीजीआई के घर गणपति पूजा में गए थे तब भी विपक्ष ने हमला बोला था, लेकिन सीजीआई ने विपक्ष को करारा जवाब दे दिया था। सीजीआई ने कहा था कि मुझे लगता है कि विशेष रूप से आज के समय में उन लोगों के बीच एक बड़ा विभाजन है जो सोचते हैं कि जब आप उनके पक्ष में निर्णय देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक अद्भुत संस्था है, और जब आप उनके खिलाफ निर्णय देते हैं तो ये एक ऐसी संस्था है जो बदनाम है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि जनता की अदालत होने का मतलब ये नहीं है कि हम संसद में विपक्ष की भूमिका निभाएं। वहीं एक बार फिर सीजीआई ने अपने विरोधियों को करारा जवाब दे दिया है। दर्शकों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का कल आखिरी कार्य दिवस था और वो आगामी रविवार को अपने पद से कार्यमुक्त हो जाएंगे। दर्शकों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश के तौर पर देखा जाएगा जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया और जेल भेजने से ज्यादा बेल देने पर अधिक फोकस किया है, क्योंकि सीजीआई भी जानते हैं कि जेल अपवाद है और बेल नियम है। सीजीआई चंद्रचूड़ का नाम ऐसे मुख्य न्यायाधीशों में शुमार किया जाएगा जिन्होंने सरकार के पक्ष में और विपरीत फैसले दिए हैं और जनता के मन में खूब जगह बनाई। तो वहीं ट्रोल्स भी खूब हुए, लेकिन उन्होंने विपक्ष के मंसूबों पर भी खूब पानी फेरा और संवैधानिक संस्थाओं पर भी जनता का भरोसा अपने फैसलों से कायम रखा। वहीं सीजीआई ने अपने विरोधियों की खूब खिंचाई कर दी। दरअसल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को कल आखिरी दिन था। वो रविवार को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपने विदाई भाषण में उनकी ट्रोलिंग करने वालों पर चुटकी ली। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं शायद सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाला जज हूं। मैं सोचता हूं कि मुझे ट्रोल करने वाले सोमवार से क्या करेंगे, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं उन्होंने अपने विदाई भाषण में बशीर बद्र का एक शेर भी पढ़ा। दर्शकों, विपक्ष के नेताओं की आदत है कि वो कोर्ट के उस फैसलों पर तो खुश होते हैं जो उनके पक्ष में होता है, लेकिन उस फैसले से वो तिल मिला जाते हैं जो उनके खिलाफ होते हैं। यही वजह है कि इन दिनों सीजीआई विपक्ष के दोहरे चरित्र पर उन पर निशाना साध रहे थे। दर्शकों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा देते हैं। चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर भी निशाना साधने लगते हैं। अपनी हार का ठीकरा राहुल गांधी चुनाव आयोग पर फोड़ देते हैं। वहीं विपक्ष के कई नेता कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठा देते हैं। ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ के हालिया बयान से विपक्ष को जबरदस्त मिर्ची लगी होगी। आपको बता दें कि 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण करने वाले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को अपने 2 साल के कार्यकाल के खत्म होने के बाद अपने पद से विदाई ली। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल पर नजर डाली, जिसके दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए, जिसमें जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने और चुनावी बॉन्ड मामले में सरकार को चुनौती देना शामिल है। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को एक्सपोज कर दिया है। दर्शकों, सीएम की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहेब ठाकरे द्वारा शिवसेना की बनाई गई छवि को खराब करके रख दिया। सीएम की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने विचारधारा को त्याग कर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से हाथ मिला लिया। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ती दिख रही है, क्योंकि अब राज ठाकरे एक्शन में आ गए हैं और अब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का खेल खराब कर सकते हैं। कांग्रेस के साथ जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ दिया, लेकिन उसी हिंदुत्व के मुद्दे के सहारे राज ठाकरे खेला करने के मूड में है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मनसे प्रमुख राज ठाकरे खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। वो शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं पर तो हमलावर हैं ही, साथ ही उद्धव ठाकरे तक को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। अमरावती में राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को स्वार्थी तक बता दिया। वहीं उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व का अपमान करने का आरोप भी लगाया। यहां तक कि जिस शिवाजी पार्क से कभी बाला साहब ठाकरे ऐलान किया करते थे, अब राज ठाकरे ने उस पर दावा ठोक दिया है। राज ठाकरे चाहते हैं कि उनके बेटे अमित ठाकरे के चुनाव प्रचार अभियान का समापन इसी पार्क से हो, तो वहीं उद्धव ठाकरे भी अड़ गए हैं। उद्धव ठाकरे भी इसी जगह आखिरी रैली करना चाहते हैं। ऐसे में दोनों के बीच जंग बड़ी रोचक हो गई है। तो क्या विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे का हिंदुत्व उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ेगा? दरअसल अमरावती में चुनावी सभा के दौरान राज ठाकरे ने शरद पवार को महाराष्ट्र में जातिवाद फैलाने वाला संत बताया, तो वहीं उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे। राज ठाकरे ने कहा कि हिंदू बिखरे हैं, सिर्फ दंगे के समय साथ आते हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी को वोट देने के लिए फतवे निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक मुश्त होकर महाविकास अघाड़ी को वोट करें। लोकसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला था। राज ठाकरे ने कहा कि हमारी वोट बिखर जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ दंगे के समय हिंदू होते हैं। वहीं राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के काम पर भी सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे जब सीएम थे तो सारे मस्जिदों में लाउड स्पीकर मैंने निकलवाए, जिसके बाद हमारे लोगों पर 17,000 केस दर्ज हुए। मेरे हाथ में अगर सत्ता दी तो कल एक भी मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं दिखेगा। वहीं राज ठाकरे ने यह भी कहा कि हजारों लोग मुंबई तक मार्च निकाल रहे हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि कांग्रेस के सांसद ज्यादा जीत कराएं इसलिए क्या? इसके अलावा उद्धव ठाकरे पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव ने बाला साहब ठाकरे के नाम के आगे से हिंदू हृदय सम्राट ही निकाल दिया। ये स्वार्थ के नाते किया क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनके साथ कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है। वो बाला साहेब को हिंदू हृदय सम्राट बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। नवनीत राणा लोकसभा चुनाव क्या हार गई? कुछ लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि दंगा करने पर उतर आए। एक बार सत्ता दो, इन सब को मैं ठीक कर दूंगा। वहीं राज ठाकरे ने आगे कहा कि नेता हमें जातियों में बांट रहे हैं ताकि उनका मकसद पूरा हो सके। तो देखा आपने कैसे राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को एक्सपोज कर दिया है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को बता दिया है कि कैसे उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार फेल हो रहे हैं। वो कांग्रेस को जीत नहीं दिलवा पा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी का हर दांव उल्टा पड़ जाता है और इस बार भी वही हुआ है। राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खुद ही बैकफुट पर आ गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक आर्टिकल पर देश के राज परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा है। राहुल के इस लेख पर बीजेपी ने भी जमकर निशाना साधा। अपने लेख में राहुल गांधी ने लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई, लेकिन उसने जो डर पैदा किया था वो आज भी कायम है। राहुल गांधी के इस लेख पर भारत के तमाम राज परिवारों के नेताओं ने उन पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस आर्टिकल को राहुल गांधी की अज्ञानता का परिचायक बताया। अपने लेख में राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने चुप करा दिया था। ये उनकी व्यापारिक ताकत नहीं थी, बल्कि हमारे राजा महाराजाओं के दब्बूपने से हुआ। कंपनी ने हमारे दब्बू राजा महाराजाओं और नवाबों के साथ डील करके उन्हें रिश्वत देकर और धमकाकर हमारा गला घोंट दिया। इस कारण से हमारे बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क का नियंत्रण कंपनी के हाथों में चला गया। हमने अपनी आज़ादी किसी दूसरे हाथों में नहीं खोई थी, बल्कि हमने इसे एक एकाधिकारवादी तंत्र के हाथों गंवाया था, जो कि एक दमनकारी तंत्र चलाता था, पूर्व राज परिवारों को बदनाम कर रहे। वहीं बीजेपी के हमलों के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी द्वारा उन्हें एंटी बिजनेस के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि उनका असल में रुख एंटी मोनोपोली और एंटी ओलिगोपोली है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर साफ किया है कि मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं
मुझे बीजेपी ने एंटी बिजनेस के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन मैं बिल्कुल भी एंटी बिजनेस नहीं हूँ। मैं एंटी मोनोपोली हूँ, मैं एंटी ओलिगोपोली हूँ और मैं 1 या 2 या 5 लोगों द्वारा व्यापार के प्रभुत्व के खिलाफ हूँ। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपना करियर एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में शुरू किया था और मैं जानता हूँ कि एक व्यवसाय को सफल बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, मैं एंटी बिजनेस नहीं हूँ, मैं एंटी मोनोपोली हूँ। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि आज एक नया मोनोपोली वर्ग उभरा है जो अपार संपत्ति जमा कर रहा है, जबकि भारत पहले से कहीं अधिक असमान और अन्यायपूर्ण बन गया है। दर्शकों, राहुल गांधी का दांव हमेशा उल्टा पड़ जाता है। राहुल गांधी कोशिश तो करते हैं मोदी सरकार को घेरने की, लेकिन खुद ही घिर जाते हैं और फिर बाद में वो सफाई देते फिरते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन राहुल गांधी को समझना चाहिए कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।